हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो आपने लास्ट लेक्चर में मियोसिस प्रोसेस को बेटा स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। मियोसिस के बारे में मैंने कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसका कुछ मुख्य घटनाएं, उनमें कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं, ये सारी अपन ने बातें की थी। अब अपन मियोसिस को कंटिन्यू करेंगे, ओके। अर्धसूत्री विभाजन को अब अपन कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने मियोसिस की प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन किया था, याद करो। मियोसिस में जो प्रमुख अवस्थाएं हैं उनको मैंने डिवाइड कर दिया था, एक बार वापस से समझें। जो मियोसिस है उसकी जो प्रमुख अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी थी बेटा। मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। याद करो बेटा, ये सब मैंने ग्राफ बना रखा था, ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो लास्ट क्लास में बनाया है। मियोसिस फर्स्ट जो है उसमें अपन ने बात की थी बेटा कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। इनको इसी क्रम में अपन क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे, ठीक है। मियोसिस सेकंड जो था उसमें भी देखो कैरियोकाइनेसिस सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकंड। कैरियोकाइनेसिस सेकंड में भी अपन बात करेंगे बेटा प्रोफेज सेकंड की, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो मियोसिस की जो घटनाएं हैं, मियोसिस में जो अवस्थाएं हैं, उनका आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बेटा स्टार्ट करेंगे मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद करेंगे मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट का अध्ययन करते हैं। क्लियर। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस की प्रावस्थाएं। क्लियर। मियोसिस जो प्रावस्थाएं हैं उनका अध्ययन अपन अब प्रारंभ करते हैं, ओके बेटा। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा मियोसिस फर्स्ट की। मियोसिस प्रथम। अब मियोसिस प्रथम में क्या क्या होता है एक बार मैं उसको समराइज कर रहा हूं, उसके बाद में अपन इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखो बेटा, जो मियोसिस फर्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो घटनाएं हैं, क्या होने वाला है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसलिए एक्चुअल में क्या, ये न्यूनकारी विभाजन है, यह है न्यूनकारी अथवा विषमकारी भी बोल देते हैं बेटा इसको। विभाजन है। अगली बात, मियोसिस फर्स्ट जो है वो किस में हो रहा है बेटा, द्विगुणित कोशिका में, 2n सेल में होता है, जो जर्म सेल थी, याद करो बेटा, बताया था। अगला पॉइंट, मियोसिस फर्स्ट का जो परिणाम है, इसका रिजल्ट जो है, सब बातें करूंगा बेटा, लिख रहा हूं मैं। इसका रिजल्ट है इसमें 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 अगुणित पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, जिनको अपन डायाड ऑफ सेल बोलते हैं, डायाड ऑफ सेल या कोशिका का द्विक, कोशिका का द्विक, क्योंकि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है जो क्या होती हैं, अगुणित होती हैं। अब देखो क्या क्या होता है इसमें मियोसिस फर्स्ट में। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बेटा, ये लिखने पड़ेंगे, फिर एक एक करके बात करेंगे। मियोसिस फर्स्ट के दौरान बेटा जो समजात गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्रों का युगलन होता है। इनके मध्य पुनर्योजन होता है। सब बातें आएंगी कैसे क्या होता है। फिर पुनर्योजन के बाद समजात गुणसूत्र आपस में पृथक भी होते हैं।
समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। तो समजात गुणसूत्र आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, पृथक हो जाते हैं, तभी तो पृथक होंगे, तभी अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये किस प्रकार से संपन्न होती है, उनको विभिन्न प्रावस्थाओं के रूप में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट में ये चीजें आपको अब क्या करनी है बेटा, स्टडी करनी है। तो मियोसिस फर्स्ट में अब पहले अपन अध्ययन करेंगे केंद्रक विभाजन प्रथम और कोशिका विभाजन प्रथम का। ठीक है, ये घटनाएं अभी आने वाली हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर से देखो, समजात गुणसूत्रों का युगलन किसमें होता है, मियोसिस फर्स्ट में। समजात गुणसूत्रों के मध्य पुनर्योजन किसमें होता है, मियोसिस फर्स्ट में। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किसमें होता है, मियोसिस फर्स्ट में। लेकिन मियोसिस फर्स्ट की कौन सी प्रावस्था में कौन सी घटना घटित होती है, ये अभी आ जाएगा, क्योंकि इसको अपन घटनाओं के रूप में, जो अनुक्रम है उनका घटनाओं का, उसके रूप में अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले आएगा आपका कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, अपने जो फ्लो चार्ट बनाए थे उसके अकॉर्डिंग अपन स्टडी कर रहे हैं। और कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में भी सबसे पहले आएगा मियोसिस फर्स्ट के कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले बेटा प्रोफेज फर्स्ट की। इनको बना लेना, अब स्टडी करते हैं। एक बार बेटा पूरा मियोसिस स्टडी करने के बाद फिर देखना, उसको रिवाइज करना, बड़ा इजी लगेगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अभी उनको समझते जाना, फिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं वो सब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले अपन अध्ययन करने वाले हैं बेटा प्रोफेज फर्स्ट का, पूर्वावस्था प्रथम। ठीक है, तो जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी कुछ बातें हैं। यह अर्धसूत्रण की सबसे लंबी तथा जटिल प्रावस्था है। यह है मियोसिस की सबसे लंबी तथा जटिल प्रावस्था होती है। ओके, तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है बेटा, प्रोफेज फर्स्ट। और ये आपकी माइटोसिस की जो प्रोफेज है उसकी तुलना में भी अधिक क्या है, जटिल है, क्योंकि इसमें काफी समय व्यतीत होता है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, यह है माइटोसिस की प्रोफेज से भी अधिक लंबी तथा जटिल होती है। क्लियर, माइटोसिस की जो प्रोफेज थी और जो मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट है, उनमें कंपैरिजन करें तो जो प्रोफेज फर्स्ट है उससे भी अधिक क्या है, लंबी है और जटिल है। और ये मियोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था है। ठीक है, क्यों है, कैसे है, वो सारा अध्ययन अपन करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट में अपन ने ये स्टार्ट कर दिया। अब बेटा जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके दौरान बहुत मुख्य घटनाएं घटित होती हैं। प्रोफेज फर्स्ट के दौरान ही समजात गुणसूत्रों का युगलन होगा। प्रोफेज फर्स्ट के दौरान ही समजात गुणसूत्रों के मध्य पुनर्योजन होगा। प्रोफेज फर्स्ट के दौरान ही क्या हो रहा है, पुनर्योजन और क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो ये जो दो घटनाएं हैं उनको आपको समझना पड़ेगा, युगलन कैसे होता है और क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। तो यही मैं मेंशन कर रहा हूं क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। इसमें मुख्य घटनाएं जो है वो है, एक तो रिकॉम्बिनेशन होगा, या इसी को बोल देते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर। और इससे पहले क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के मध्य युगलन। ठीक है बेटा, पहले ये होगा फिर ये घटना होगी। ठीक है, इसका अपन स्टडी करेंगे। अब अगली बात सुनो, आपने खुद कहा है देखो प्रोफेज फर्स्ट जो है वो अत्यधिक लंबी और जटिल प्रावस्था है। तो जो प्रोफेज फर्स्ट है उसको भी निम्न 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कितनी, 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा जाता है। देखो पहले नाम याद कराऊंगा आपको मैं। प्रोफेज फर्स्ट को गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर, किसके व्यवहार के आधार पर, गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर। देखो प्रोफेज फर्स्ट को
गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर निम्न 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैं फिर कह रहा हूं, इसे क्वेश्चन बनता है, अक्सर क्वेश्चन आता है। प्रोफेज फर्स्ट को 5 उप प्रावस्थाओं में बांटा गया, किस आधार पर? गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर। अब ये जो 5 उप प्रावस्थाएं हैं ये कौन सी हैं और इनमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, वो सब आपको यहां पर अब स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलो बात करते हैं कौन कौन सी हैं। 1 2 3 4 और 5। पहले मैं नाम लिख रहा हूं, इसी सीक्वेंस में आपको बेटा याद रखना है। ठीक है, तो जो प्रथम उप प्रावस्था है वो है आपकी लेप्टोटीन, दूसरी आएगी जाइगोटीन, तीसरी होती है बेटा पैकाइटीन, चौथी होती है डिप्लोटीन और 5वीं है डाइकाइनेसिस। आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है बेटा इसको, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो मैं फिर बता रहा हूं क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। प्रोफेज फर्स्ट की प्रथम स्टेज कौन सी है? प्रोफेज फर्स्ट की प्रथम स्टेज कौन सी है बेटा? लेप्टोटीन। दूसरी कौन सी है? जाइगोटीन। तीसरी कौन सी है? पैकाइटीन। फोर्थ कौन सी है? डिप्लोटीन। और चौथी स्टेज कौन सी है? डाइकाइनेसिस। क्लियर बात? ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। या प्रोफेज फर्स्ट में पाई जाने वाली 5 उप प्रावस्थाओं का सही अनुक्रम क्या होगा, यही क्वेश्चन आता है नीट में। तो सही अनुक्रम आपको बताना है बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब ये याद आपको करना पड़ेगा, पहले कौन सी आएगी, एक एक करके इनकी जब बातें करेंगे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन एक एक उप प्रावस्थाओं को अपन स्टडी करते हैं। क्लियर बेटा? पहले इन उप प्रावस्थाओं का डायग्राम आप बना लें, उसके बाद में अपन ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन कर देंगे। क्लियर ना? तो ये डायग्राम बनाए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन अभी इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? लेप्टोटीन। तो सबसे पहले अपन लेप्टोटीन की स्टडी करेंगे बेटा। मिटा दें इसको। तो प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहले कौन सी आएगी? लेप्टोटीन। बेटा एनसीईआरटी में इनके डायग्राम नहीं मिलेंगे आपको, मैं 5 प्रावस्थाओं के डायग्राम से समझाऊंगा ताकि क्वेश्चन आपके सही हो जाएं सारे। तो प्रोफेज फर्स्ट कब प्रारंभ होगी बेटा? याद करो, इंटरफेज की G2 प्रावस्था के बाद सेल जो है जर्म सेल, वो प्रोफेज फर्स्ट में एंटर हो जाएगी और उसमें भी लेप्टोटीन प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लेप्टोटीन। बिल्कुल सारे डायग्राम बनाने हैं और सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेप्टोटीन को हिंदी में बोलते हैं तनुपट्ट। कौन सी प्रावस्था है बेटा? ये तनुपट्ट प्रावस्था है। पहले समझे, इसकी स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद मैं डायग्राम बताता हूं। ठीक है, यह है प्रोफेज फर्स्ट की प्रथम स्टेज होती है, प्रथम अवस्था होती है। क्लियर? चलो डायग्राम से समझाते हैं, देखो बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, हर उप प्रावस्था के साथ एक डायग्राम बनाना होगा आपको। तो याद करो बेटा, आपने G2 प्रावस्था तक एक सेल का डायग्राम बनाया था इंटरफेज में, जिसमें आपने 4 गुणसूत्र दिखाए थे। तो G2 के बाद कौन सी प्रावस्था शुरू हो रही है? प्रोफेज फर्स्ट। उसमें भी कौन सी? लेप्टोटीन। तो जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है, आपको पता है बेटा, गुणसूत्र दिखने लग जाते हैं, क्रोमेटिन का संघनन प्रारंभ हो जाता है, गुणसूत्र जो है वो दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। तो देखो
लैप्टोटीन का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल है। बताओ किससे आई है बेटा? ये लो, ये G2 प्रावस्था से किसमें एंटर होगी? लैप्टोटीन प्रावस्था में। और जैसे ही लैप्टोटीन प्रारंभ होगी तो जो क्रोमेटीन है, गुणसूत्रीय जो द्रव्य है, वो संघनित होना प्रारंभ हो जाएगा और उसके संघनन से गुणसूत्र आपको स्पष्ट रूप से दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जैसे इनको देखोगे तो आपको गुणसूत्र दिखाई देंगे, ठीक है। तो लैप्टोटीन प्रावस्था के दौरान उसके केंद्रक में गुणसूत्र किस प्रकार से दिखाई देंगे, उनका अरेंजमेंट क्या होगा, उनकी व्यवस्था क्या होगी, तो उसको अपन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्वेश्चन भी इसी अकॉर्डिंग पूछेगा बेटा, आपको एक डायग्राम देगा और फिर उसके अकॉर्डिंग वो बात करेगा कि दिया गया चित्र कौन सी प्रावस्था को प्रदर्शित करता है, जिसमें आपको ऑप्शन में चारों प्रावस्थाओं के, पांचों प्रावस्थाओं के नाम मिलेंगे कि लैप्टोटीन है, ये जाइगोटीन है, ये पैकाइटीन है, या ये डिप्लोटीन है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम को देखें, ये देखो, तो 4 गुणसूत्र थे, याद करो। G2 प्रावस्था में कंडीशन क्या थी बेटा? 2n, और 2n भी अपन ने रिप्रेजेंट किया था 4 गुणसूत्रों से। तो इसमें किस प्रकार से अरेंजमेंट होगा देखें। तो गुणसूत्र दिखाई देंगे, कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाएगा। तो अपन देखो यहाँ मेंशन भी कर रहे हैं कि यहाँ क्या होगा? संघनन प्रारंभ होगा। तो संघनन प्रारंभ होते ही गुणसूत्र इस प्रकार से दिखाई देंगे आपको। और याद करो बेटा, मैंने बताए थे लंबे और पतले दिखाई देते हैं। एक कितने गुणसूत्र दिखाई देंगे? 4 गुणसूत्र। और याद करो बेटा, ये किस में है? डायाड फॉर्म में है। ये किस में है? डायाड फॉर्म में। इस प्रकार से ये गुणसूत्र आपको दिखाई देंगे। इधर देखो, याद करो, अगर एनिमल सेल है तो आपको पता है एस फेज में तारक काय क्या हो चुका है? द्विगुणित हो चुका था। तो ये लैप्टोटीन के दौरान ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में केवल पॉइंट्स मिलेंगे, जो बिंदु है वो किस प्रकार से दिए हैं। तो इसमें देखो, पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका? जो लैप्टोटीन है उसमें क्या क्या होने वाला है? गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये लो, क्रोमेटीन का संघनन प्रारंभ होता है। गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देते हैं। धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देंगे बेटा, क्योंकि शुरू में तो लंबे और पतले होंगे, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये विजिबल होना स्टार्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्रों का क्या होगा? संघनन होगा। तो पूरी तनुपट्ट में गुणसूत्रों का क्या होता रहता है बेटा? संघनन होता रहता है। तो अपन बोल सकते हैं लैप्टोटीन के दौरान गुणसूत्रों का संघनन जारी रहता है। अब देखो, जो गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी जो भुजाएं हैं वो केंद्रक आवरण के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो तारकाएं हैं जो द्विगुणित है उसकी तरफ उनकी भुजाएं होती हैं। तो आप जैसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये गुलदस्ते के समान संरचना दिखाई देगी। कैसी? बकेट लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बकेट स्टेज भी बोल देते हैं। ये गुलदस्ते के समान दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? मैं सारे पॉइंट लिख रहा हूँ, कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन आप को सब पे क्या करना है, ये ध्यान देना है। गुलदस्ते सदृश संरचना बनाते हैं। गुणसूत्र गुलदस्ते सदृश संरचना बनाते हैं, इसलिए इसको बकेट स्टेज भी कहा जाता है, इसे बुकेट अवस्था भी कहते हैं। बात समझ में आई यहां तक की? अब देखो, एक पॉइंट और है। देखो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर से सुनो। ये अंदर क्रोमेटिन था, तो अपन देखो मेंशन, आप डायग्राम बनाओगे किस तरह बनाओगे? क्योंकि आपको जब रिवीजन करोगे डायग्राम ही देखना है। डायग्राम में क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या होता है इसमें? क्रोमेटिन का क्या हो गया? कंडेंसेशन। ये की पॉइंट है, कंडेंसेशन प्रारंभ हो गया, ये हो गया ना, क्रोमेटिन कंडेंसेशन। फिर क्रोमोजोम क्या होंगे? दृश्य होंगे। क्रोमोजोम विजिबल, थोड़ा इंग्लिश लिख रहा हूं, चलेगा, हिंदी लिखवा दी मैंने। क्लियर? क्रोमोजोम क्या हो गए? विजिबल हो गए। तभी तो बोला उसको तनुपट्ट,
और क्रोमोसोम कैसे दिख रहे हैं, लंबे और पतले दिखाई देंगे। कैसे, लंबे तथा पतले। और एक पॉइंट और बता देता हूं, ये जो क्रोमोसोम है यहां पर आपको कुछ कणिका में संरचनाएं से दिखाई देंगी यहां पर, जिनको अपन बोलते हैं क्रोमोमियर्स। क्या होता है इनमें, क्रोमोमियर्स, क्योंकि लंबे पतले हैं तो वो क्या है, आपस में फोल्डेड है। तो आप देखोगे तो इसमें क्रोमोसोम गुणसूत्रों में कणिका में संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनको क्रोमोमियर के नाम से जानते हैं। तो बोल सकते हो तनुपट में क्रोमोमियर भी दिखाई देती है क्रोमोसोम में। ठीक है, तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, लैप्टोटीन को। गुणसूत्र दिखना प्रारंभ हो गए, संघनन प्रारंभ हो गया, गुणसूत्र गुलदस्ते समान संरचना में पाई जाती है, इसलिए लैप्टोटीन को बोकेट स्टेज भी बोलते हैं, बोकेट प्रावस्था भी कहते हैं। तो ये पॉइंट किसके हो गए, लैप्टोटीन के। फिर से समझ लेना बेटा, जो लैप्टोटीन है उसमें केवल क्या होता है, क्रोमेटीन का संघनन प्रारंभ हो जाता है और गुणसूत्र दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। बस एक पॉइंट काम का है। क्लियर, अपन ने 4 गुणसूत्रों वाली कोशिका ली, इसलिए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, ताकि ज्यादा गुणसूत्रों की संरचना ना बनानी पड़े। तो एक द्विगुणित कोशिका है 2n, जिसमें 4 गुणसूत्र है, उसको अपन मियोसिस के अंदर ले जा रहे हैं, और उसका लास्ट में परिणाम क्या होगा वो सारा बता देंगे। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, आपकी लैप्टोटीन की। अब लैप्टोटीन के बाद जो दूसरा जो चरण है वो है आपका जाइगोटीन। तो अब लैप्टोटीन ये बनाना है बेटा, ये पॉइंट लिखने हैं और ये आपको डायग्राम बनाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। थोड़ा डिटेल चलेगा, एनसीईआरटी से बाहर की भी बातें करेंगे। ठीक है, बना लेना इसको। ओके, अब बात करेंगे अपन लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन की। ठीक है, मिटा दो इसको। अब कौन सी आएगी बेटा, लैप्टोटीन के बाद दूसरा चरण कौन सा है, जाइगोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें इसको भी। जाइगोटीन पूरी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे अपन। जाइगोटीन जो है उसको अपन बोलते हैं युग्म पट्ट, हिंदी में क्या बोलेंगे, युग्म पट्ट। तो नाम से समझ में आ रहा है युग्म पट्ट, मतलब यहाँ युग्म बनने वाले हैं कोई। आया समझ में बेटा, यहाँ पर समजात गुणसूत्रों का अब युगलन होगा बेटा। क्या होगा, युगलन। और ये जो जाइगोटीन है यह है प्रोफेज फर्स्ट का दूसरा चरण है। कौन सा है, दूसरा चरण। प्रथम चरण तो लैप्टोटीन और दूसरा चरण है। तो सेकंड स्टेज कौन सी होगी, जाइगोटीन। मैं जैसे ही बता रहा हूं बेटा उसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो याद रखना है। ठीक है, इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है। इसमें समजात गुणसूत्रों का युग्मन प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले लिखें फिर समझें। युग्मन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार के संबद्धता को सूत्र युग्मन कहते हैं। प्रारंभ हो जाता है तो इस प्रकार की संबद्धता को, युग्मन को क्या कहते हैं, इस प्रकार की संबद्धता को सूत्र युग्मन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिनैप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनैप्सिस कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सूत्र युग्मन। मतलब समजात गुणसूत्रों का युगलन क्या कहलाता है बेटा, सिनैप्सिस कहलाता है। अब इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा बेटा, बहुत ध्यान देना। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रोफेज फर्स्ट से क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं। अब आप खुद देखो, लैप्टोटीन के बाद अब कौन सी आएगी बेटा, यहां पर जाइगोटीन। इसमें अपन अब जाइगोटीन की बात करेंगे। अगली प्रावस्था डायग्राम भी बनाना पड़ेगा बेटा आपको। तो यहां किसकी बात करें, जाइगोटीन की।
ये किसको प्रदर्शित कर रही है? जाइगोटीन को। अब क्या होगा, देखो आपने खुद बोला है इसमें समजात गुणसूत्रों का बेटा क्या होगा, आपस में युगलन होगा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, डायग्राम में अगर बनाए तो क्या होता है बेटा, इसमें पहले पेयरिंग होगी, समजात गुणसूत्रों के मध्य पेयरिंग। अंग्रेजी लिख दूं यहाँ पर, वहां हिंदी चलेगी, अंग्रेजी। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, सिनेप्सिस, सूत्र युग्मन। क्या हो गया बेटा, सिनेप्सिस हो गई, सूत्र युग्मन हो गया। कैसे सूत्र युग्मन होता है उसको समझें। अब आपको पता है कंडेंसेशन तो पूरी प्रोफेज फर्स्ट में जारी रहता है, अंत तक होता रहेगा। तो कंडेंस और धीरे धीरे क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं बेटा, छोटे और मोटे होते जाएंगे। तो देखो जो आपके गुणसूत्र हैं, देखो डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम में कैसे समझना उसको ध्यान देना बेटा। समजात गुणसूत्रों की का युग्मन होगा तो इसके अंदर देखो 4 गुणसूत्र हैं तो 2 जोड़े बनेंगे। ये लो बेटा, एक जोड़ा तो ये हो गया। देखो इसको मैं अलग अलग कलर से दिखाऊंगा, तो ये आपस में क्या आ गए बेटे, पास पास आ गए। ये देखो जोड़े में आ गए। ये एक पेयर है, ये एक युग्म है जिसमें 2 गुणसूत्र हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे के समजात हैं। अभी सब बातें करेंगे, समजात गुणसूत्र क्या होते हैं उनको मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो अभी इनमें आपस में पेयरिंग क्यों होती है उसको भी समझें। ये दोनों गुण, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस अवस्था का अध्ययन करेंगे तो आपको 2 समजात गुणसूत्रों के मध्य एक प्रोटीन युक्त संरचना दिखाई देगी जो इनको आपस में पकड़ के रखती है, जिसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो इनके मध्य देखो बेटा, इनके मध्य एक प्रोटीन युक्त संरचना होती है, ये जिसको कहेंगे अपन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये वाली ब्लू कलर वाली क्या है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो 2 समजात गुणसूत्रों के मध्य होती है। देखो एक जोड़ा तो ये हो गया और एक जोड़ा और होगा क्योंकि 4 गुणसूत्र थे। ये देखें बेटा, रफ डायग्राम बना रहा हूं, बस समझ जाओगे आप बेटा। ये आ गया, इनके मध्य भी क्या है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तभी तो आपस में युग्म में आए। समझना बेटा, बहुत ध्यान से हर स्टेटमेंट पे आपको फोकस करना है। तो आपस में किसमें आ गए बेटा, ये युग्म में आ गए। अब देखो जैसे सिनेप्सिस हुआ, सिनेप्सिस के बाद 2 गुणसूत्र देखो आपस में पास पास आ गए, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, या ये हो गया टेट्राड कंडीशन। ये देखो बेटा, सिनेप्सिस हुआ, सिनेप्सिस किसके कारण हुआ, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो बताओ अब क्या बन गया, अब आपको टेट्राड दिखेंगे। क्या दिखेंगे, टेट्राड, या टेट्राड को बोलते हैं बेटा अपन बाईवैलेंट कंडीशन आ गई। अब बाईवैलेंट, समझना हर पॉइंट पे फोकस करना आपको। पेयरिंग होगी तो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, अब ये आपको टेट्राड की कंडीशन में दिखाई देंगे बेटा। क्या बन गई ये, टेट्राड। इनको बोलते हैं अपन चतुष्क या युगली। टेट्राड का मतलब है बेटा चतुष्क, या बाईवैलेंट को बोलते हैं युगली। तो देखो एक टेट्राड में कितने गुणसूत्र हैं, 2 गुणसूत्र हैं, 2 समजात गुणसूत्र हैं एक टेट्राड में। बाईवैलेंट बोल दो या टेट्राड बोल दो। बाईवैलेंट का मतलब 2 गुणसूत्र, टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड। देख लो बेटा, एक टेट्राड में 2 गुणसूत्र हैं और 4 क्रोमेटिड हैं, क्योंकि एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं, इसलिए नाम हो गया टेट्राड। तो डायाड से किसमें आ गए, टेट्राड में आ गए, क्योंकि आपस में ये युगलन में आ गए। बात को समझना बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ अब आगे इसके, जो घटनाएं हुई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ
एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। देख लो, जटिल संरचना का निर्माण, जिसको सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र कहते हैं, जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र, हिंदी में सम्मिश्र, कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र कहते हैं। क्लियर? बातों पे ध्यान देना बेटा, स्टेटमेंट काम के हैं यहाँ पर। आपस में क्या हुआ, पेयरिंग हुई, जिसको बोलते हैं सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना बनती है, बीच में देखो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये कौन सी कंडीशन में आ गए, इसको बोलते हैं चतुष्कीय युगली। क्या बोलेंगे? चतुष्कीय युगली। ठीक है, तो सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी समजात गुणसूत्रों की एक जोड़ी का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? चतुष्क। गुणसूत्र चतुष्क अथवा युगली के रूप में दिखाई देते हैं। चतुष्कीय युगली के रूप में दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा चतुष्कीय युगली। तो आप बताओ, 4 गुणसूत्र थे, तो इस केंद्रक में आपको कितने चतुष्क दिखाई देंगे? 2 चतुष्क दिखाई देंगे, एक ये और एक ये। बात को बहुत ध्यान समझना। अगर ये होती मानव कोशिका, अपने अंदर होते 46 गुणसूत्र, तो आपको कितने चतुष्क दिखाई देते हैं बेटा? 23 चतुष्क दिखाई देते हैं। तो चतुष्क कितने दिखाई देंगे वो डिपेंड करेगा गुणसूत्रों की संख्या पर। अगर गुणसूत्रों की संख्या जितनी है ना, उसमें 2 का भाग दे दो। 4 हैं तो 2 दिखाई देंगे, 8 होते तो 4 दिखाई देते, अगर 46 है तो 23 चतुष्क दिखाई देंगे। बात समझ में आ गई क्या बेटा? मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई। जाइगोटीन के दौरान समजात गुणसूत्र आपस में युग्मित हो जाते हैं, जिसे सूत्र युग्मन कहते हैं। तो सिनेप्सिस प्रक्रिया कहाँ होती है? जाइगोटीन में। समजात गुणसूत्रों के मध्य जो प्रोटीन संरचना होती है उसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो सिनेप्सिस में सहायक है। जाइगोटीन के दौरान गुणसूत्र चतुष्क अवस्था में आ जाते हैं, युगली अवस्था में आ जाते हैं। एक चतुष्क में 2 गुणसूत्र होते हैं और 4 क्रोमेटिड होते हैं, इसको भी समझते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है और ये आपको पॉइंट लिखने हैं। अब देखो इसको, है ना, ये सारे पॉइंट मेंशन करना बेटा, एक एक पॉइंट लिखना है। मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी में ऐसा सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं। देखो, जाइगोटीन में और क्या क्या बातें हैं, उनमें थोड़ा टर्मिनोलॉजी जो आई है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये लो, तो जाइगोटीन में देखो क्या हुआ। देखो बेटा, क्रोमोसोम डायड में थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। क्रोमोसोम डायड में थे, एक ये था और एक ये था, अलग अलग पड़े थे। ये भी एक डायड है, ये भी एक डायड है, लेकिन इनमें क्या हुआ? युग्मन हुआ। क्या हुआ बेटा? युग्मन, सिनेप्सिस हो गया। जैसे सिनेप्सिस होगा ये आपस में युग्म में आ जाएंगे। किसमें आ गए बेटा? ये युग्म में आ गए। इनके मध्य क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, बता दिया, बार बार नहीं बताएंगे। अब देखो, इसको अपन क्या कहेंगे? ये है आपका टेट्राड। ये किस में आ गया बेटा? टेट्राड, या बोल दो बाईवैलेंट। तो बेटा आप बताओगे मुझे, एक टेट्राड में, एक टेट्राड है ये, एक टेट्राड में गुणसूत्रों की संख्या बताना। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है बेटा? 2 है, 2 गुणसूत्र एक टेट्राड में। क्रोमेटिड की संख्या पूछे तो क्रोमेटिड की संख्या कितनी है बेटा? 4 क्रोमेटिड है। कितने हैं? एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड, तो एक टेट्राड में कितने हो गए? 4 क्रोमेटिड हो गए। देखो बेटा, सेंट्रोमियर की संख्या
याद आया गुणसूत्र बिंदु? सेंट्रोमियर की संख्या कितनी है? 2 है। एक सेंट्रोमियर ये है, एक सेंट्रोमियर ये है। अगला पॉइंट, डीएनए अणुओं की संख्या कितनी है? डीएनए अणु याद रखना, एक क्रोमेटिड में एक डीएनए अणु होता है, तो 4 क्रोमेटिड है तो कितने डीएनए अणु हो गए बेटा? 4 डीएनए अणु। अब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा वो कि एक टेट्राड में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2 होते हैं। एक टेट्राड में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 4 होते हैं। टेट्राड बोल रहा हूं मैं। एक डायड में 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक गुणसूत्र कहलाता है एक डायड। देखो ये गुणसूत्र है, ये अलग, ये गुणसूत्र, ये मोनोवेलेंट है और ये भी एक मोनोवेलेंट है, लेकिन आपस में युग्म में आ गए तो ये क्या हो गया? बाइवेलेंट हो गया, तो टेट्राड कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या है? समजात गुणसूत्र हैं। ये आपस में क्या है? समजात गुणसूत्र है। और आप जानते हो बेटा ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड, और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बता दूं यहां पर, देखो ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी आपस में क्या है बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये जो एक दूसरे के सिस्टर हैं वो आपस में क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब असंतति अर्धगुणसूत्र है। देखो ये एक सेंट्रोमियर से दोनों जो क्रोमेटिड जुड़े हैं वो आपस में क्या है? संतति अर्धगुणसूत्र है। इसके भी दोनों आपस में संतति, लेकिन एक दूसरे के क्या हो गए? ये असंतति अर्धगुणसूत्र हो गए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, अब समजात गुणसूत्र क्या होते हैं समझ लो यहां पर बेटा। समजात गुणसूत्र ही आपस में जोड़े में आएंगे, आपको पता है। तो जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, वो किस प्रकार से आप उनको डिफाइन करोगे बेटा? जो आपस में क्या होते हैं बेटा? साइज में, संरचना में, रूप में क्या होते हैं? समान होते हैं। उनको क्या कहते हैं अपन? समजात गुणसूत्र। बात समझ में आ रही है ना? पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो समजात गुणसूत्र कौन होंगे? जो संरचना, आकार, आकृति तथा रूप में समान होते हैं, वो समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। और समजात गुणसूत्रों में जीन भी बेटा समान प्रकार के होते हैं। इनमें समान प्रकार के जीन पाए जाते हैं। और याद करो अपने बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें बताया था जो गुणसूत्र है उसमें डीएनए अणु और उसमें क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो गुणसूत्रों में जीन जो है वो एक क्रम में पाए जाते हैं। तो इन दोनों में आपस में जो जीन है वो भी क्या होते हैं बेटा? समान प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ गई? थोड़ा जेनेटिक्स भी आएगी इसमें। अब देखो ये बात होगी आपकी जाइगोटिन की। मैं फिर कह रहा हूँ जाइगोटिन में 3 ही बातें काम की हैं। पहली, जाइगोटिन के दौरान समजात गुणसूत्रों के मध्य युग्मन होता है जिसे सिनेप्सिस कहते हैं, सूत्र युग्मन। और उनके बीच में कौन होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये आपस में युग्म में आ गई। ठीक है, तो ये प्रक्रिया किसमें संपन्न हुई है? जाइगोटिन में। डायग्राम बनाना है आपको, ये रहा डायग्राम। तो 2 टेट्राड आपको दिखाई देंगे यदि कोशिका में 4 गुणसूत्र हैं। ठीक है, अब जाइगोट ये बना लो बेटा, पहले आप पूरा बनाना है डायग्राम और ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है। अब इसके बाद अपन जाइगोटिन के बाद प्रारंभ करेंगे कौन सी? पैकाइटिन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पैकाइटिन की बात करें, मिटाते हैं इसको। ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये बना बना के समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। चलो अब बात करेंगे जो तीसरा चरण है वो है पैकाइटिन। हिंदी में बोलते हैं स्थूल पट्ट। ठीक है, तो पैकाइटिन में क्या होगा सुनो, पहले मैं डायग्राम से पैकाइटिन को क्लियर करूंगा। बिल्कुल सिंपल है। देखो टेट्राड बन गए थे, ये क्या बन गए आपके? टेट्राड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है बेटा पैकाइटिन। डायग्राम इसलिए बना रहा हूं तभी डायग्राम से याद होंगी चीजें। तो जाइगोटिन के बाद अब सेल किस में आ गई बेटा? पैकाइटिन में। क्या होगा पैकाइटिन में समझें। तो जो समजात गुणसूत्र आपस में बेटा युग्मन में आए थे ना, अब वो एक दूसरे के साथ लिपटना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे पास पास आए थे, अब लिपटेंगे, एक दूसरे पे लिपटेंगे, और जहां लिपटेंगे वहां पर आपका पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। समझो पहले, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब डायग्राम थोड़ा सा और इजी ले लेते हैं अपन। और आपको पता है बेटा युग्मन पहले से कंडेंसेशन ज्यादा हो गया तो और स्पष्ट दिखाई देंगे। तो अब ये क्या करेंगे बेटा? आपस में लिपटेंगे, ऐसे समझे आप। और बीच में क्या है आपको पता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो पहला पॉइंट देखो, और ऐसे ही दूसरा होगा जिसको मैं बता नहीं रहा बेटा, एक से काम चला लो। तो यहां सबसे पहले क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जहां पर ये क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे से लिपटेंगे, वहां पर आपको कुछ नोड्यूल दिखाई देंगे जिनको अपन क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। सब लिख रहा हूं मैं, लिखते लिखते सब याद आ जाएगा आपको। और डायग्राम लेकिन आपको पूरा बनाना है बेटा। क्या बन जाएंगे? पुनर्योजन ग्रंथिकाएं। क्या है ये? पुनर्योजन ग्रंथिकाएं। ठीक है, मतलब लिपट गए। जहां पर ये पुनर्योजन ग्रंथिका बनाएंगे बेटा, वहीं पर ही आपस में क्या होगा? इनमें जो जीन्स है उनका एक्सचेंज होगा, बोले तो रिकॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। सब बता देंगे क्या होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, और इसी के कारण क्या हो रहा है बेटा? आपका क्रॉसिंग ओवर। समझ गए बेटा? क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। रिकॉम्बिनेशन को बोलते हैं पुनर्योजन। और नोड्यूल जहां होती है बेटा, वहां पर एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम आता है जिसको बोलते हैं अपन रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा? उनमें आपस में आनुवंशिक पदार्थ का, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करवा देगा। एंजाइम है बेटा, एक्सचेंज करवाने में एंजाइम की सहायता लेनी पड़ेगी। तो देखो क्या बना? नोड्यूल बने। नोड्यूल जहां बने वहीं पे क्या हो गया? आपका रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज। देखो अब इसको समझना पड़ेगा। डायग्राम तो इसलिए बताया समझाने के लिए, पॉइंट्स बड़े काम के हैं। तो आपकी जो पैकाइटिन है, पैकाइटिन इस अवस्था के दौरान जो युगली के गुणसूत्र हैं उसमें चतुष्क के रूप में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। बोल सकते हैं सबसे पहला तो तीसरा चरण हो गया। ये तीसरा चरण होता है। चतुष्क अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं जाइगोटिन की तुलना में, दिखाई देते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन जारी रहता है बेटा। पूरी प्रोफेज फर्स्ट में कंडेंसेशन होता रहेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है पुनर्योजन ग्रंथियां दिखाई देंगी। ये लो, पुनर्योजन ग्रंथियां दिखाई देती हैं, जहां पर क्या होगा? जीन विनिमय। तो मैं अगला पॉइंट जो लिख रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहां पुनर्योजन ग्रंथियां बनती हैं वहां पर क्या होगा बेटा? असंतति अर्धगुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होता है। असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य क्रॉसिंग ओवर
ये इसको हिंदी में लिख देते हैं बेटा, के मध्य जीन विनिमय। क्या होगा बेटा? जीन विनिमय होगा। कहाँ? जहां पुनर्योजन ग्रंथियां बनेंगी, जहां पर वो लिपटे हैं, वहां पर एक दूसरे के साथ आनुवंशिक पदार्थ को एक्सचेंज कर लेंगे। तो बेटा जीन विनिमय किसके मध्य होता है? तो अपन कह सकते हैं समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है। याद रखना, जीन विनिमय किसके मध्य होगा? समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य। ये रहा, असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है? जीन विनिमय होता है। अब ये होता क्या, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। जीन विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। दो समजात गुणसूत्रों के मध्य आनुवंशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पुनर्योजन। आदान प्रदान। तो जीन विनिमय जो है एक एंजाइम द्वारा होता है, मैंने लिख दिया रिकोम्बिनेज एंजाइम। रिकोम्बिनेज एंजाइम द्वारा होता है। तो दो समजात गुणसूत्रों के मध्य आनुवंशिक पदार्थ का जो आदान प्रदान है वही क्या है बेटा? जीन विनिमय। और जीन विनिमय के कारण क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन हो गया, पुनर्योजन हो गया। इसका पदार्थ इसमें चला गया, इसका पदार्थ इसमें चला गया। तो अपन बोल सकते हैं कि जीन विनिमय जो है उसके कारण क्या होगा? जो आपका पुनर्योजन है वो अग्रसर होगा। तो इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये भी अपन मेंशन कर सकते हैं कि जो जीन विनिमय है, ठीक है, दो गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ का जो पुनर्योजन है वो जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। जीन विनिमय द्वारा पुनर्योजन अग्रसर होता है। बात समझ में आ गई ना? जीन विनिमय का कारण क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस समजात गुणसूत्र का पदार्थ इधर, इसका पदार्थ इधर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? जीन विनिमय या रिकॉम्बिनेशन। जो कौन से एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, बिल्कुल सिंपल है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? जीन विनिमय होता है पैकाइटिन में। बात समझ में आ गई ना? बस यही तो काम की बात है जो एग्जाम पूछता है। पुनर्योजन या जीन विनिमय कौन सी प्रावस्था में होता है? मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन प्रावस्था में क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो ग्रंथिकाएं कहाँ दिखाई देंगी? पैकाइटिन में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? जहाँ ग्रंथिकाएं बनती है वहीं क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर कौन सी प्रावस्था में होता है? पैकाइटिन में। यही तो बातें बेटा जो याद करनी है, और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आते हैं नीट में। लेकिन उस समय याद करना बड़ी बात होगी बेटा, नहीं तो कन्फ्यूज मत होना। तभी तो एक एक करके डिटेल में बात कर रहे हैं, और जैसे डिटेल में पढ़ोगे तो आपके पॉइंट जो है ईजी होते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी? आपकी पैकाइटिन की। तो आपने पैकाइटिन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर क्या हो गया? आपका पूर्ण हो गया। पैकाइटिन में रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब पैकाइटिन के बाद अब आएगी बेटा अगली स्टेज जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है डिप्लोटीन। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी? डिप्लोटीन की। महत्वपूर्ण भी है और बहुत आसान भी है। बात समझ में आ गई बेटा? मैं फिर कह रहा हूं, पैकाइटिन को याद रखना है। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? पैकाइटिन में। किसके मध्य होता है क्रॉसिंग ओवर? समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है, जो डायग्राम में मैंने स्पष्ट किया है। अब बात करेंगे अपन डिप्लोटीन की। द्विपट जो चौथी है वो है डिप्लोटीन। द्विपट, वेरी सिंपल। क्या होगा देखो, अब द्विपट में बड़ा आसान है। द्विपट जैसे स्टार्ट होगी बेटा, जैसे पैकाइटिन खत्म होगी द्विपट स्टार्ट होगी, तो जो
समजात गुणसूत्रों के मध्य सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, वो क्या हो जाएगा बेटा, विघटित हो जाएगा। और विघटित होते ही गुणसूत्र एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर डायग्राम में समझाऊंगा ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसके प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है। ये लो, इसके प्रारंभ में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होता है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बेटा कहां था, कहां था ये, बिल्कुल दोनों के बीच में था। वो क्या हो गया, विघटित हो गया। तो क्या होगा, युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अतः युगली बाइवेलेंट, युगली के समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है बेटा उसको बोलेंगे विनिमय बिंदु के अतिरिक्त अलग हो जाते हैं। अभी समझाऊंगा डायग्राम से, ऐसे नहीं समझ में आएगा बेटा। अलग हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है। विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे क्या हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाएंगे। कैसे अलग होंगे, अब देखो, ये आपस में देखो। अब मैं लेप्टोटीन पैकाइटिन के बाद आ गया डिप्लोटीन पे। बेटा समझने पे ध्यान देना, आप रटने पे ध्यान मत दे देना। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब आप खुद बताओ बेटा, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या होगा, अब विघटित होगा। विघटित होते ही गुणसूत्र आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, रिपेल करेंगे एक दूसरे से, धक्का मारेंगे। तो जहां पर विनिमय हुआ है वहां तो जुड़े हुए हैं, लेकिन जहां विनिमय नहीं हुआ वहां पर क्या हो जाएंगे बेटा, ये थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। किस प्रकार से अलग होंगे समझें इसको, बिल्कुल सिंपल है। ये था आपका तो जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसको छोड़ के ये एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, ये लो, एक दूसरे से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन किसको छोड़ के बेटा, समजात जहां पर जीन विनिमय हुआ है उस बिंदु को छोड़कर एक दूसरे से क्या हो गए बेटा, ये अलग अलग हो गए। क्योंकि वहां पर जीन विनिमय हो रखा है तो आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ इसमें, ध्यान दे बेटा, डिप्लोटीन में क्या हुआ। तो सर्वप्रथम डिप्लोटीन में मैं लिख रहा हूं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, समझना आपकी जिम्मेदारी है बेटा, दिमाग लगाना। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विघटित, क्या हुआ, विघटित। विघटित होते क्या होगा, समजात गुणसूत्र दूर होने लगते हैं। लेकिन किसको छोड़कर, विनिमय बिंदु को छोड़कर, इसलिए बहुत दूर नहीं जाएंगे क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं। जीन विनिमय बिंदु को छोड़कर ये एक दूसरे से थोड़े क्या होंगे, रिपेल होंगे, दूर होने लगते हैं। तो जैसे दूर होंगे तो देखो बेटा आपको यहाँ पर एक्स के समान एक संरचना दिखाई देगी। देखो जहां पर ये देखो ऐसे थे, दूर होंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी बेटा, एक्स जैसी, जिसको अपन बोलते हैं काइजमेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना दिखाई देगी जिसको काइजमेटा बोलेंगे। तो यहां पर आपको एक्स आकार की संरचना दिखती है जिसको क्या बोलते हैं, काइजमेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काइजमेटा कौन सी अवस्था में दिखती है, डिप्लोटीन में। काइजमेटा क्या है, वह स्थान जहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुका है वो काइजमेटा है। तो जैसे ही सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होगा, विघटित होते ही एक दूसरे से दूर जाएंगे और आपको एक्स आकार की संरचना दिखाई देगी जिसको क्या नाम दिया आपने, काइजमेटा। तो काइजमेटा किसका कैरेक्टर है, डिप्लोटीन का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, काइजमेटा किसमें दिखती है, डिप्लोटीन में।
किसका कैरेक्टर है? डिप्लोटीन का। काइजमेटा कहाँ होता है? जीन विनिमय स्थल पर, जहां पर क्रॉसिंग और हुआ है वहां पर आपको एक्स समान संरचना दिखाई देगी, जिसको बोलते हैं अपन काइजमेटा। बात समझ में आ गई बेटा? तो अगला पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर मैं, काइजमेटा। क्या है ये काइजमेटा? एक्स शेप्ड दिखाई देता है। और काइजमेटा कौन होता है? फिर से सुन लो, काइजमेटा कौन है? जहां पर जीन विनिमय संपन्न हो चुका है, जीन विनिमय स्थल, जहां पर जीन विनिमय हो चुका है वो काइजमेटा है। और पुनर्योजन ग्रंथियां क्या प्रदर्शित करती हैं? जहां जीन विनिमय होने वाला है। और काइजमेटा किसको प्रदर्शित करता है? जहां जीन विनिमय हो चुका है। अब ये शब्दों का खेल है बेटा, जो आपको पकड़ने हैं शब्द सारे, कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछेगा और किस प्रकार से आपको भी दिमाग लगाना है। तो फिर से सुन लो, डिप्लोटीन में कुछ नहीं हुआ, केवल एक चीज हुई है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विकसित हो गया, क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन जीन विनिमय स्थल को छोड़कर जहां पर एक्स समान संरचना दिखाई देगी, जिसको बोलते हैं काइजमेटा। एक स्टार पॉइंट है बेटा, ये रटना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। सुनो, ये जो आपके कुछ कशेरुकी हैं प्राणी, उनके अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों के बाद समाप्त होता है। तो ये पॉइंट है, कुछ कशेरुकी प्राणियों में डिप्लोटीन, कुछ किसकी बात कर रहे हैं? कुछ कशेरुकी प्राणियों में डिप्लोटीन जो है वो भी किसमें? उनके अंडकों में। कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में डिप्लोटीन महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। देखो, कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में डिप्लोटीन महीनों या वर्षों बाद समाप्त होती है। यह अपवाद है। कुछ कशेरुकी ऐसे हैं, प्राणी ऐसे हैं, जिनके अंडकों में जो डिप्लोटीन है ये कुछ महीनों या वर्षों तक स्थायी रहती है। मतलब उसमें उसको समाप्त होने में, पूर्ण होने में महीनों या वर्ष लग जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, जो जूलॉजी से कनेक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पे स्टार लगा दिया। इंपॉर्टेंट तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये इसका एक विशिष्ट लक्षण हो गया, बता दिया। अब ये होगी बेटा आपकी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के बाद अब बिल्कुल लास्ट इसकी जो चरण है वो है डाइकाइनेसिस, जिसको अपन स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डाइकाइनेसिस। बिल्कुल सरल है, पारगति क्रम। मिटा दें इसको, डायग्राम बना लिया और ये बना लिया आपने। बेटा ये एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगी कहानी। एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, ये नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब इसका जो अंतिम चरण है वो है डाइकाइनेसिस। बिल्कुल सिंपल है बेटा, ठीक है। अब डाइकाइनेसिस की अपन स्टडी करते हैं। हिंदी में बोलते हैं पारगति क्रम, ठीक है। ये अंतिम चरण है प्रोफेज फर्स्ट का, अंतिम चरण। बिल्कुल सिंपल है। क्या होगा सुन लो, मैं सारी चीजें डायग्राम में बनाऊंगा। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, देखो बेटा, पारगति क्रम में क्या होने वाला है। ये जो एक्स समान संरचना है उसका होगा बेटा उपांति भवन। समझना, ये एक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये अंगुलियों में देखो एक्स वाली, इसको छोड़ो, ये एक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब ये टीलोमर एंड की तरफ क्या होगा बेटा, उपांति भवन होगा। ये इस तरह से जाएगा 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 और एक्स स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन, उपांति भवन। बात को समझना, ऐसे होगा तो फिर देख लो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की आपको कैसे दिखाई देगी। अब मैं सरल डायग्राम बना रहा हूं, ये लो।
बेटा केंद्र का आवरण भी गायब हो जाता है तो इसको मिटा ही देते हैं, सारे पॉइंट लिखने हैं आपको। देखो ये चतुष्क दिख रहे हैं। अब इसमें आपको एक चेंज करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या हुआ आपस में, इनमें आपस में क्या हो गया बेटा, जीन विनिमय हुआ है, तो आनुवंशिक पदार्थ एक दूसरे के साथ क्या हो गया बेटा, मिक्स हो गया। देखो इसका कुछ भाग इसमें आ गया, इसको ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, इसका कुछ भाग इसमें आ गया और इसका कुछ भाग इसमें आ गया। तो यही तो है आपका जीन विनिमय। देखो आनुवंशिक पदार्थ का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। तो एक बार समझा रहे हैं, आगे नहीं बताएंगे, बस यहीं पर आप समझ जाओगे। तो ये क्या हो गया बेटा, आपस में आनुवंशिक पदार्थ का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। समझ रहे हो, किसमें हुआ है, समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के मध्य। तो ये एक चतुष्क तो ये है और एक चतुष्क ये है। एक चतुष्क, ये दूसरा चतुष्क, शॉर्ट में बता दिया। अब यहाँ पर क्या क्या घटनाएं हुई, देखो बेटा ये इसका अंतिम चरण है। यहाँ पर क्या क्या चीजें संपन्न होंगी, एक एक करके सारी बातें मैं मेंशन कर रहा हूँ। कायस्मेटा क्या हो जाते हैं, खुलने लग जाते हैं, या मैं बोल सकता हूँ अंतिम अवस्था जिसमें पारगति क्रम कहलाता है। कायस्मेटा का उपांति भवन हो जाता है। कायस्मेटा का उपांति भवन हो जाता है। तो कायस्मेटा क्या हो जाएगा बेटा, गायब हो जाएगा। कायस्मेटा अब दिखाई नहीं देगा, उपांति भवन हो जाता है, इसमें कायस्मेटा का अंत होने लगता है, कायस्मेटा डिसअपियर हो जाएगा। अदृश्य हो जाता है। अगला पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, सारे पॉइंट अब काम काम के पॉइंट लिखवा रहा हूं, ठीक है। इस अवस्था में गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र पूर्णतया संघनित हो जाते हैं। याद रखना बेटा, संघनन पूरा हो जाता है, यहां तक संघनित हो जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रक, केंद्रिका, ईआर, गोल्जी बॉडी अदृश्य हो जाते हैं। देख लो बेटा, इसमें वही पॉइंट है, प्रोफेज के एंड में आपने पढ़ा था ना माइटोसिस में, केंद्र का आवरण गायब, केंद्रिका गायब, गोल्जी बॉडी, ईआर सब क्या हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। और आपके जो सेंट्रोसोम है वो अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तारकाय ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच गए बेटा, ध्रुवों पर पहुंच गए। और जो तरकु तंतु है बेटा, स्पिंडल, जो फाइबर हैं, उनका भी क्या हो जाता है बेटा, निर्माण हो जाता है। तो अपन बोल सकते हैं तरकु तंतु भी निर्मित हो जाते हैं। तरकु तंतु निर्मित हो जाते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं ये किसमें होती हैं, डाइकाइनेसिस में होती हैं। फिर से सुन लो, उपांति भवन होगा तो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगी, कायस्मेटा गायब हो जाएगा, ठीक है। ये चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहेंगे अभी। इसके अलावा गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है, क्लियर। केंद्र का आवरण गायब हो गया, केंद्रिका सब क्या हो गए, गायब हो गए। तो गुणसूत्र ये चतुष्क जो है कहाँ गए, ये कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। ये क्या है, प्रोफेज फर्स्ट का अंतिम चरण। और आप समझते हो बेटा, यहाँ प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगी तो प्रोफेज फर्स्ट के बाद अब कौन सी अवस्था आएगी, मेटाफेज फर्स्ट, जिसका अपन अध्ययन करेंगे। तो अपन बोल सकते हैं पारगति क्रम मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। तो जो डाइकाइनेसिस है, ये डाइकाइनेसिस, ये डायग्राम किसका है, ये देखो यहाँ डाइकाइनेसिस है। ये डायग्राम भी बनाना है आपको, डाइकाइनेसिस का चित्र है ये। तो इसका मतलब अब ये मध्यावस्था की ओर, मध्यावस्था फर्स्ट की ओर क्या हो रहा है बेटा, जा रहा है। तो अपन जो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो डाइकाइनेसिस है मध्यावस्था की ओर पारगमन को निरूपित करता है। डाइकाइनेसिस मध्यावस्था, कौन सी मध्यावस्था, ऑब्वियसली फर्स्ट ही आएगी, की ओर
पारगमन को निरूपित करता है। को निरूपित करता है, बिल्कुल सिंपल है, देख लो बेटा। मैं फिर कह रहा हूं डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपको सारी बातें करनी है, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं किसमें हुई हैं बेटा, प्रोफेज फर्स्ट में। तो आप इतना तो समझ गए ना कि प्रोफेज फर्स्ट जो है वो लंबी जटिल प्रक्रिया है जिसको 5 उपरावस्थाओं में बांटा गया है। तो प्रोफेज फर्स्ट के दौरान क्या क्या हुआ, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ। क्रोमोसोम समजात गुणसूत्रों का युगलन हुआ, फिर उनके मध्य आपस में क्रॉसिंग ओवर हुआ, फिर एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई दी, फिर उनमें क्या हो गया, उपांति भवन हो गया, क्रोमोसोम संघनित हो गए पूर्ण रूप से, गुणसूत्र जो है कोशिका द्रव्य में आ गए, केंद्र का आवरण गायब, गोल्जी बॉडी यार सब गायब हो जाएंगे। ये प्रोफेज फर्स्ट जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और प्रोफेज फर्स्ट के बाद आप समझते हो बेटा, अब अगली जो आएगी वो क्या आएगी, मेटाफेज फर्स्ट। बस यही सबसे लंबी थी, आगे तो छोटी छोटी प्रावस्थाएं हैं, बहुत कम समय में हो जाएंगे, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट बड़ी लंबी चौड़ी थी। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको प्रोफेज फर्स्ट पे पूर्ण ध्यान देना है। प्रोफेज फर्स्ट जो मैंने बताया, आज ही सारे पॉइंट आपको वापस रीड करने हैं, डायग्राम को देख देख के, एनसीईआरटी को पढ़ना है, फिर वापस नोट्स को पढ़ना है, तो आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, फिर कन्फ्यूज हो जाओगे आप। इसलिए सारी बातें आपको पढ़नी है कि कौन सी घटना कब हो रही है, क्यों हो रही है, उसका क्या महत्व है, तब आपके दिमाग में ये चीज़ें स्थापित होंगी, ठीक है। तो ये आज की क्लास में अपन ने प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट किया है। मैंने बताया था आपको कि पूरी एक क्लास लगेगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल है मॉडल, लेकिन ये देखो, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रोफेज फर्स्ट से आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत जटिलता है, काफ़ी घटनाएं घटित हुई है। क्लियर कर लोगे, ओके ना, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।